नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम अपने इस वीडियो में डीएलएड सत्र 2025-27 में नामांकन हेतु आवेदन पत्र कैसे भरेंगे और कैसे वेबसाइट पर अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, इन सारे चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में बता चुके हैं कि डीएलएड सत्र 2025-27 के लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, किस मोड में परीक्षा होगा, कितने फी लगेंगे, इन सारे बातों पर हमने एक वीडियो पहले बना दिया है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म कैसे भरेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं कि डीएलएड सत्र 2025-27 में नामांकन हेतु आवेदन पत्र भरने की विधि क्या है और परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड करने का तरीका क्या है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको बता दें कि एंट्रेंस का आवेदन फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो गया है और 22 तारीख तक इसको भरा जाएगा। उसके लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं www.dledbihar.com और जैसे ही आप डालेंगे तो आपका वेबसाइट खुल जाएगा जहां से आपको आवेदन करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप अधिक जानकारी के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां अपने समस्या और सवालों को पूछ सकते हैं और उसका सही और सटीक जवाब पा सकते हैं। तो आइए अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रक्रिया से आपको फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहां से सीधे जा पहुंच सकते हैं या फिर आप अपने क्रोम ब्राउजर में इसको टाइप करें और सीधे सीधे डीएलएड फॉर्म भरने के साइट्स पर जा सकते हैं, उस पेज पर जा सकते हैं। आवेदन 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। आवेदन जो आप भरेंगे वो 3 चरणों में भरेंगे। पहला जो चरण होगा वो आपके रजिस्ट्रेशन का होगा, दूसरे चरण में आप फॉर्म भरेंगे और तीसरे चरण में आपको फी परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। अब तीनों चरणों के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। पहले चरण में आपको क्या होगा, प्रथम बार में अभ्यर्थी रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इनिशियल रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा। उस पेज पर अभ्यर्थी का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा पासवर्ड अंकित कर रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे। आवेदक को रजिस्टर बटन पर क्लिक करने से पहले सावधानी पूर्वक भरे गए विवरणों की जांच करनी होगी, क्योंकि इसके बाद के चरण में आवेदन में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। तो रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आपके पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसका उपयोग करते हुए ऑनलाइन पंजीकरण का कार्य संपन्न करेंगे। इसके पश्चात आवेदन पत्र भरने के लिए लॉगिन कर सकेंगे। पहले पंजीकरण को आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ अगर कोई मिस्टेक आप कर देंगे तो बाद में ये सुधार नहीं होगा। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए डाटा भरेंगे उसको खूब अच्छे से जांच करेंगे। अगर साइबर कैफे से आप भरवा रहे हैं तो सामने बैठ जाएंगे और एक एक चीज आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। उसके बाद ही रजिस्टर्ड करेंगे। एक बार रजिस्टर हो जाने के बाद फिर उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। रजिस्टर बटन पर दबा क्लिक करने के बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और ओटीपी डाल देने से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको एक लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा और उसके बाद आप लॉगिन करेंगे और अपना फॉर्म भरेंगे। अब आवेदन पत्र कैसे भरना है उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। पोर्टल के मुख्य पेज पर लॉगिन करने पर आवेदन पत्र का पेज खुलेगा। जैसे यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करेंगे, आवेदन पत्र का पेज खुलेगा और उस पेज पर अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक प्रशैक्षणिक विवरण भरेंगे। उसके बाद अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करेंगे।
अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में दी गई सभी प्रविष्टियों को भरने के उपरांत सेव बटन पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर आवेदन पत्र में अंकित सभी प्रविष्टियों की सतर्कता पूर्वक जांच करेंगे और आवश्यकता होने पर त्रुटि सुधार हेतु एडिट बटन पर क्लिक कर संशोधन कर पुनः सेव बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए, आवेदन जब आप भरेंगे तो आवेदन भरने के लिए आप सारा डिटेल जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक चीजें हैं, अपनी व्यक्तिगत जानकारी है, शैक्षणिक जानकारी है, प्रशैक्षणिक जानकारी है, उनको सही सही भरना है। उसके बाद आपको फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना है। आगे हम बताएंगे कि फोटो कितने केबी का होना चाहिए, हस्ताक्षर कितने केबी का होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। सारा डिटेल भरने के बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे और सेव जब हो जाएगा तब आप प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू बटन पर क्लिक करने के बाद सारा डिटेल आपको पुनः एक बार दिखाई देगा और जैसे ही सारा प्रीव्यू आपको दिखाई देगा, एक एक चीज को आप बहुत ही सतर्कता से उसको जांचेंगे और अगर कहीं गलत पाया जाता है कुछ तो एडिट करेंगे। एडिट बटन पर जाकर उसको सुधार जो करना है उसको सुधार करेंगे और देन फिर सेव करेंगे और सेव करने के बाद फिर प्रीव्यू करके देखेंगे कि कोई गड़बड़ी है कि नहीं। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है तब इसको सबमिट करेंगे। अब तीसरा जो चरण होगा आपका परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया होगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु पे बटन पर क्लिक करेंगे जो आवेदन पत्र के निचले भाग में उपलब्ध रहेगा। जैसे ही आपका आवेदन जो है सही सही भरा जाएगा तो उसके नीचे आपको पे बटन देखने को मिलेगा और उस पे बटन को क्लिक करेंगे और करने के बाद परीक्षा शुल्क की राशि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने की अनुमति होगी। इसके अलावा अन्य कोई माध्यम से परीक्षा शुल्क भुगतान स्वीकार नहीं होगा। यानी आपको जो परीक्षा के लिए पेमेंट करना है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई माध्यम से नहीं करना है। तो ये 3 प्रक्रिया है फॉर्म भरने की। अब आगे हम बात करेंगे कि किन किन चीजों का आपको सावधानी रखना है। जैसे कि अपलोड रंगीन फोटोग्राफ और हस्ताक्षर। रंगीन फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए और हस्ताक्षर कैसा होना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। चलिए, अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज 20 केबी से 100 केबी, 20 से 100 केबी के बीच का ही आपका फोटोग्राफ होना चाहिए और उसका आयाम डायमेंशन जो होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। 4.5 गुणे 3.5 सेंटीमीटर का आपका फोटो होना चाहिए और 20 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 100 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 20 केबी से भी कम नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर की बात करें तो हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ साइज 10 केबी से 50 केबी के बीच होना चाहिए। 50 केबी से बड़ा नहीं और 10 केबी से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये था फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की बात कि उसका साइज कितना होना चाहिए। अब रंगीन फोटो कैसा होना चाहिए, हाल का होना चाहिए, रिसेंट का होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड सफेद अथवा हल्का रंग का होना चाहिए एवं कैमरे के सामने का खींचा हुआ होना चाहिए तथा अभ्यर्थी की आंखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। अभ्यर्थी की जो आंख है और चेहरा है साफ साफ दिखना चाहिए। रिसेंट होना चाहिए फोटो। फोटो खिंचवाने के समय टोपी, कोई कपड़ा अथवा काला चश्मा स्वीकार्य नहीं है। किसी तरह का टोपी, कोई कपड़ा या कोई चश्मा पहनना नहीं होना चाहिए। स्पष्ट रूप से क्लियर फोटो होना चाहिए। यदि फोटोग्राफ में लाल आंख यानी रेड आई इफेक्ट का प्रभाव है तो कृपया इसे एडिट करके हटवा लेंगे। तो अगर मान लीजिए कि आपका फोटो खिंचा रहा है और उसमें आंख अगर आपका लाल है कोई किसी इफेक्ट की वजह से, तो उसको एडिट करके आंख को लाल नहीं होना चाहिए, उसको हटा लेना है। तो ये फोटो और सिग्नेचर की बात हो गई। अब बात करेंगे प्रमाण पत्र का अपलोड करना। कैसे प्रमाण पत्र अपलोड होगा, कौन कौन से प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं। तो पहला है मैट्रिक यानी 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। ये किस लिए है, तो जन्म तिथि के लिए। जन्म तिथि के वेरिफिकेशन के लिए आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगेगा। उसके बाद दूसरा है
इंटर यानी 12th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। तीसरा है अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। कास्ट सर्टिफिकेट SC और ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। चौथा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र। OBC और EBC के उम्मीदवारों के लिए नॉन क्रीमी लेयर रहित सर्टिफिकेट लगना चाहिए जो रिसेंट का हो, वैलिड हो, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो SC ST के उम्मीदवार के लिए जाति प्रमाण पत्र, EBC और OBC के उम्मीदवारों के लिए NCL लगेगा, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगाना है। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। अब देखिए, अगर कोई महिला है और उसका विवाह हो गया है, शादीशुदा है, तो विवाहित जो महिला है उनका जो जाति बनेगा ये क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनेगा, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनेगा NCL। तो वो उनके मायके से बनेगा, न कि ससुराल से, यानी कि उनके पिता के नाम से और उन्हीं के पिता के ही पता से निर्गत होना चाहिए NCL या जाति प्रमाण पत्र। पति के नाम से निर्गत, पति के एड्रेस के नाम से निर्गत या पति के नाम से निर्गत होगा तो वो वैध या वैलिड नहीं होगा। चलिए, पांचवा है आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य कोटि के अभ्यर्थी EWS का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। अगर कोई सामान्य कैटेगरी में है और आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो उनको EWS सर्टिफिकेट बनाकर जमा करना होगा, उस पर लोड करना होगा, अगर उनको EWS के अंतर्गत आरक्षण चाहिए, छूट चाहिए। चलिए, छठा की बात करेंगे, दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो उनको अगर दिव्यांगता का लाभ लेना है तो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनाकर वहां अपलोड करना होगा सक्षम प्राधिकार द्वारा। अगला है कि बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए निवास प्रमाण पत्र रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको लगाना है। और अगला है कि बिहार राज्य निवासी सेवारत या सेवानिवृत्त दिवंगत या भूतपूर्व सैनिक के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। अगर कोई व्यक्ति है, बिहार का निवासी है और वो सेवारत या सेवानिवृत्त हो गया है या दिवंगत हो गया है, भूतपूर्व सैनिक है, तो उनके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा इस प्रकार का प्रमाण पत्र बना के अपलोड करना होगा। ये हो गया था आपका, ये हो गया आपके प्रमाण पत्रों के बाद। अब देखिए, अब कुछ और बातें जान लेते हैं। यूजर आईडी एवं पासवर्ड को अभ्यर्थी भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे एवं इसकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। इस यूजर आईडी एवं पासवर्ड को समिति कार्यालय में कदापि न भेजेंगे। इस यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण विवरण ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने में अंतिम तिथि के बाद अपलोडेड डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर समिति की उक्त वेबसाइट www.dledbihar.com पर जाकर सुधार कर सकेंगे। यानी कि जो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड है, सिर्फ उतने ही समय के लिए काम नहीं आएगा कि आपने फॉर्म भर दिया, बात खत्म हो गया। उस यूजर आईडी और पासवर्ड को सुरक्षित अपने पास लेकर रखना है। भविष्य में जब डमी एडमिट कार्ड आएगा या किसी तरह की सुधार करने की आवश्यकता होगी तो उसी यूजर आईडी और पासवर्ड से वो लॉगिन होगा। तो यूजर आईडी पासवर्ड को आपको संभाल कर बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखना है। नोट है कि ऑनलाइन के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट का आवेदन पत्र लिया जाएगा। अगला बात कर लेते हैं, यह आवश्यक है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र स्वयं के द्वारा भरा जाए। ऑनलाइन अगर आवेदन भरना है तो आप अपने से भरेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे
आप अपने से भरेंगे तो किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं रहेगी। किसी आवेदक का अपूर्ण रूप से भरा हुआ या दूसरे के द्वारा भराया गया अथवा एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत या रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप आधा अधूरा फॉर्म भर देते हैं या गलत तरीके से भर देते हैं, गलत जानकारी उसमें डाल देते हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एक से अधिक भी फॉर्म भरेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए विवरणी गलत पाए जाने पर उनके आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए उनका परीक्षा फल रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप गलत आवेदन पत्र भर देते हैं तो आपका अगर रिजल्ट हो भी गया है और किसी तरह की त्रुटि आवेदन में है तो आपके आवेदन को ही अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिससे कि आपका परीक्षा फल भी रद्द हो जाएगा। केवल घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर का प्रयोग वर्जित है। यानी जो घोषणा पत्र आपको अगर कोई भरना है वहां आप कैपिटल लेटर का यूज नहीं करेंगे और हस्ताक्षर की जगह पर कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। हस्ताक्षर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए और घोषणा में जहाँ घोषणा होगा वहां घोषणा में भी हस्ताक्षर जो होगा वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। तो घोषणा पत्र और आवेदन पत्र के में हस्ताक्षर की जगह पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का इस्तेमाल नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। 17वां पॉइंट है कि उक्त परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार के विवाद का मामला केवल उच्च न्यायालय पटना के क्षेत्राधिकार में होगा। अगर किसी तरह का विवाद होगा तो इसके अगर मामला जो अगर न्याय के लिए जाएंगे तो उच्च न्यायालय पटना में इसका निपटारा किया जाएगा। 18वां है इस परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर आरटीआई के माध्यम से इस परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की सूचना चाहिए तो परीक्षा फल प्रकाशन के 30 दिन के अंदर ही सूचना दिया जाएगा। 30 दिन से अधिक हो जाने पर किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जाएगी। 19वां है कि आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदक अपने आवेदन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी डाउनलोड करेंगे एवं सुरक्षित संचारित रखेंगे। भरे गए आवेदन में किसी प्रकार की जानकारी गलत पाए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी। तो फाइनली जब आप पेमेंट कर देंगे तो सक्सेसफुली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उसका एक हार्ड कॉपी आप अपने पास प्रिंट करके सुरक्षित रखेंगे। समय आने पर उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। 20वां है कि परीक्षा आवेदन भरे जाने की प्रक्रिया से लेकर परीक्षा फल प्रकाशन की प्रक्रिया के बीच अथवा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि संबंधित परीक्षार्थी इस परीक्षा हेतु पात्र नहीं था तो उसका अभ्यर्थित्व एवं परीक्षा फल रद्द कर दिया जाएगा। अगर किसी तरह के गलत तरीके से आप फॉर्म भर देते हैं, पास हो जाते हैं और बाद में यह पाया जाता है कि आपने गलत तरीके से फॉर्म भरा है तो आप योग्य नहीं थे, आप अपने गलत योग्यता को देकर परीक्षा फॉर्म भरा है और परीक्षा पास किए हैं तो आपके परीक्षा फल और आपके आवेदन दोनों को रद्द कर दिया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी तरह की अगर समस्या आती है तो उक्त परीक्षा से संबंधित परीक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर है यहाँ, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप फोन करके सहायता ले सकते हैं। दूसरा नंबर यहाँ दिया हुआ है, इस पर संपर्क कर सकते हैं अथवा ग्रेवियंस लिंक पर भेजी जा सकती है। कोई भी तरह की परीक्षा, कोई सवाल, कोई चीज पूछना है तो आप इन दो नंबर पर फोन करके पता कर सकते हैं या फिर ग्रेवियंस लिंक इस्तेमाल करके आप वहां प्रश्न पूछ सकते हैं। परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत उक्त परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार हेतु तो दावा मान्य नहीं होगा। परीक्षा फल अगर घोषित हो जाएगा तो उसके उपरांत परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि है, गलती है तो उसमें सुधार का दावा कोई मान्य नहीं होगा। तो जो कुछ भी अगर सुधार कराना है परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से पहले कराना है। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह गया होगा तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप या चैनल को ज्वाइन करके वहां प्रश्न
पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।